वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, मध्यकालीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट चाहे मध्यकालीन इतिहास मेजर में है चाहे माइनर में है, दोनों के लिए आपको यही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया और 1206 ईस्वी से लेकर के आपको 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। 1206 ईस्वी में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1757 ईस्वी में आप देखेंगे 1707 में औरंगजेब का देहांत हो जाता है। उसके बाद 1757 में एक प्रकार से आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद में फिर बक्सर का युद्ध 1761 में होता है। इन दोनों युद्धों के बाद से आप देखिएगा अंग्रेज का जो एक प्रकार से प्रभुत्व है वो भारत में होने लगता है। यानी कि अंग्रेजों के आने तक और एक प्रकार से जो मुस्लिम आक्रांता आए भारत में, ठीक है, तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 तक एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत चलता है, जिसमें 5 वंश खास करके आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और आपका अगला जो है आपका खिलजी वंश, लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश सबसे लास्ट में आपका आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 5 वंश लगभग इसमें, ठीक है। गुलाम वंश और तुगलक वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश और लोदी वंश, ये 5 वंश हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद 1526 ईस्वी में लोदी वंश के सबसे जो एक प्रकार से प्रतापी शासक या सबसे लास्ट वाले शासक है इब्राहिम लोदी, उसको उसको मार करके जो बाबर हैं, ठीक है, वो गद्दी पर बैठते हैं और यहीं से जो है मुगल वंश की शुरुआत होती है। जो मुगल एम्पायर है उसकी शुरुआत 1526 से होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का एक प्रकार से प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है और मुगल सल्तनत की स्थापना, मतलब मुगल जो है वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुगल वंश का जो इतिहास है वो 1526 से 1757 तक एक प्रकार से बेसिकली चलता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में आप देखिएगा मुगल एम्पायर ढह सा जाता है, ठीक है। और 1757 तक आते आते आप देखेंगे अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में बनने लगता है। तो यहीं तक हमको पढ़ना है इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। तो उसी से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप अगर बीएससी में है और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है माइनर में, तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गुलाम वंश का शासन जो रहा है 1206 ईस्वी से लेकर के 1209 ईस्वी तक का, 90 ईस्वी तक का जो शासन रहा है 1200, ठीक है, ये रहा है आपका गुलाम वंश का शासन। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। गुलाम वंश का शासन जो रहा है, यानी कि जिसको आप गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो गुलाम वंश जो है इसको आप स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो 1206 में होती है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब प्रश्न आ चुका है, कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नाम का नगर जो है किसने स्थापित किया था? ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और मॉडल पेपर मैं देता रहूंगा। 2023 के कई सारे मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कन्नौज के समीप स्वर्गहारी नामक नगर की स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने वार्षिक कर के बदले इक्ताओं से बच्चों को भी स्वीकार किया गुलामों के रूप में? तो पहले तो इल्तुतमिश ने प्रथा शुरू की थी, उसके बाद में आप देखेंगे फिरोज तुगलक भी ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था सिहाबुद्दीन महसूद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुन्नी मुसलमान थे अलाउद्दीन खिलजी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 मंगोल आक्रमण विफल कर दिए थे। वो मंगोल आक्रमण कब कब हुए थे? 1297 और 1299 ईस्वी में। दोनों ईस्वी में 1297 में जो मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत पर, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको विफल किया और 1299 का भी युद्ध विफल कर दिया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय में प्रमुख सहयोगी कौन था? उलूग खां या नुसरत खां? उत्तर भारत में उलूग खां और नुसरत खां दोनों जो है उत्तर भारत की विजय में अलाउद्दीन खिलजी के सहयोगी रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, आ और बा दोनों। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात की तो मलिक काफूर जो था वो बड़ा इसका एक प्रकार से हेल्प किया है, ध्यान रखिएगा।
सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था सुल्तान बनने के पहले ये कड़ा और मानिकपुर का एक प्रकार से सुल्तान हुआ करता, मतलब सूबेदार था। ठीक है, सूबा होते थे, मानिकपुर, कड़ा, ये सब सूबा था। इसी सूबे के एक प्रकार से सूबेदार थे। सूबे के जो मालिक होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। तो सूबेदार थे अलाउद्दीन खिलजी। तो ठीक है, और उसके बाद में फिर एक ये सुल्तान बनते हैं। कब? सुल्तान ये बनते हैं एक प्रकार से कड़ा और मानिकपुर के सूबेदार के बाद में सुल्तान बनते दिल्ली के। ध्यान रखिएगा इस बात को। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की है तो ये बड़ा फेमस शासक हुआ है। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान जब घोषित किया गया था 20 जुलाई 1296 को इसको सुल्तान घोषित किया जाता है। ओके, मलिक काफूर जो था इसका सेनापति था। एक मतलब हिजड़ा था मलिक काफूर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपने मूवी देखी होगी, मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, जो पद्मावत मूवी आई थी, उसमें आप अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक रहता है हिजड़ा, तो वही है मलिक काफूर। ठीक है, आगे देखिएगा। सुल्तान बनने के पहले अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? कड़ा और मानिकपुर का। रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन किसने किया? रसखान, रहीम, कबीर या जायसी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मिनी की कहानी का वर्णन किया है, और इनका ग्रंथ है पद्मावत नाम का एक ग्रंथ है जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं, हिंदी के बड़े अच्छे कवि माने जाते हैं। अवधी में लिखा है, ठीक है, रचना को। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जलालुद्दीन का अलाउद्दीन खिलजी से क्या संबंध था? देखिए, जलालुद्दीन जो खिलजी था ये चाचा था या ससुर, मतलब चाचा पहले था, चाचा था, इसकी पुत्री थी, उसी पुत्री का विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसने कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। और यानी कि एक ससुर भी था इनका और चाचा भी था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन था, तो आप बताएंगे भतीजा था और दामाद भी था। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उनको मार करके गद्दी पर बैठ गया था ये। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है या दिल्ली अहो दूरस्तते, या कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या? दिल्ली अभी बहुत दूर है, किसने कहा था? ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर विद्याधन महाजन ने किस विषय पर पुस्तकें लिखी हैं? तो उन्होंने इतिहास पर पुस्तकें लिखी हैं विद्याधन महाजन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी? तो खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसका क्या नाम था? मूल नाम उल्लूक खां इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अपने पिता का हत्यारा जो है ये था, इसको ईश्वरी प्रसाद ने भी बताया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक प्रकार से पागल और सन की तानाशाह भी कहा जाता है। इब्न बतूता इसके दरबार में ही आया था मोरक्को से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अफगानपुर में लकड़ी का महल किसने बनवाया था? अफगानपुर में लकड़ी का महल किसने बनवाया था भैया? तो इसको बनवाया था किसने? अहमद एयाज ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को पिता का हत्यारा किसने माना है इनमें से? ये सब इतिहासकार हैं, डॉक्टर ए बी पांडे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर लेन मतलब लेनपुल और एल्फिंटन्स मतलब कि एल्फिंस्टन। तो ये सब विद्वान हैं, इतिहासकार हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता का हत्यारा एक प्रकार से बताते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन तुगलक किस स्थान पर ठहरा था? मणिनगर, जौनपुर, अफगानपुर या राजनगर में? फटाफट से आप बताएंगे। बंगाल अभियान के बाद में गयासुद्दीन तुगलक जो था ये अफगानपुर में ठहरा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति के तहत शासन किस सुल्तान ने किया था? रस्मे मियान अथवा मध्यपंथी नीति के तहत शासन जो किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, सिंचाई हेतु नगर मतलब कि नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तुगलक ने किस धातु की मुद्रा तुगलक वंश के शासकों ने प्रचलन करवाई थी? तांबे के सिक्के तुगलक वंश में चलती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, ये किस इतिहासकार का मानना है? मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, ये एल्फिंस्टन नाम का एक इतिहासकार है वो लिखता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
अच्छा, तुगलक वंश में आप देखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसने एक प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक था, ये सिंध में था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज तुगलक, ये बात ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सन की तानाशाह भी था, इसको कहा जाता है। ठीक है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई जब ये मरा था। ये बात जब इसके ये मरा था तो एक इतिहासकार है बदायूनी, बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान जब मरा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके मरने से प्रजा जितनी सुखी हुई उतनी ही सुखा मतलब उतना सुख सुल्तान को भी हुआ था, क्योंकि प्रजा इसकी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। ये पढ़ा लिखा था, ये किसी से बातचीत भी नहीं करता था, इसके मंत्री भी उतने कम पढ़े लिखे थे। इब्न बतूता जब मोरक्को से आता है इसके दरबार में, तो इब्न बतूता थोड़ा ज्ञानी था, तो उसी से बातचीतें किया करते थे। ठीक है, ये बहुत दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उस समय वो दूरदृष्टि एकदम से बेकार चली गई इसकी। इसने, आपको बता दूं, जैसे आजकल सांकेतिक मुद्रा चलती है, तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है जैसे कि आजकल 100 का नोट अगर आपके हाथ में है, तो वैसे तो मात्र कागज का टुकड़ा है, लेकिन उस पर गांधी जी की फोटो है, आरबीआई के सिग्नेचर वगैरह हैं, और एक प्रकार से वित्त मंत्री क्या बोलते हैं, मतलब कि जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ये सब उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का जो है वचन देने का जो है प्रण लेता हूँ या अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे उसमें लिखा रहता है। यानी उस पर सिग्नेचर पूरा एक सांकेतिक मुद्रा, वैसे तो देखें तो कागज का टुकड़ा मात्र है। अब 100 रुपए का जो पुराना नोट था वो बंद, मतलब कि अभी तो चल रहा है, खैर कि बंद हो गया शायद। 500 का पुराना नोट बंद हो गया। अब 500 का पुराना नोट तो बंद हो गया भाई। अब जब 500 का पुराना नोट ये सब बंद हो गई, तो अब आप सोचिए 50 की पुरानी नोट, मतलब अब सब धीरे धीरे बंद होने लगी हैं। ठीक है, वैसे 1000 और पहले 1000 की नोट और 500 की चलती थी, बंद हो गई। अब 1000 और उसकी नोट अगर आपके पास है तो मात्र एकदम कागज का टुकड़ा है, कोई मतलब का नहीं है वो। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा तो है क्या, 100 रुपए की नोट जो है वो 100 रुपए के बराबर है, वास्तव में नहीं है। तो इसने क्या किया था, इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाया, सोने चांदी के बराबर क्या किया, तांबे वांबे की मुद्रा छपवाना प्रारंभ कर दिया। अब जो लुहार और ये सुनार उनार थे, मतलब ये अपने घर में ही सभी लोग तांबे की मुद्रा बना बना कर छापने लगे उसी बराबर की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पैसे की भरमार हो गई यहाँ पर। तो अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बना करके चीन कब भेजा था, 1342 में भेजा था, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका जो प्रतीक मुद्रा की योजना थी विफल इसलिए हुई थी क्योंकि जनता लालची हो गई, सभी लोग मुद्रा छापने लगे। जो टकसाल के अधिकारी थे मुद्रा छापने वाले, वो उदासीन थे, नकली सिक्के बहुत सारे बन चुके थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सभी के पास पैसा हो गया, कोई काम करने ही नहीं जाता था। तो इस तरीके से विफल हो गई इसकी योजना ये। सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या किया था, बताएं। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिंहासन पर बैठकर सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम क्या किया था, तो सिंहासन पर बैठ करके सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों का दमन किया, अफगानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करी, और सरदारों को जागीरें जो है सरदारों को बांट दी। तो सिंहासन पर बैठ करके सिकंदर लोदी ने ये तमाम काम किए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी काम किया था सिकंदर लोदी ने। अच्छा, लोदी वंश ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया था, लगभग 75 वर्ष तक शासन किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत से किस वर्ष मिलाया था, दिल्ली सल्तनत में 1484 में मिलाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने करी थी, आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने करी थी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सिकंदर लोदी ने धर्मांधता किस प्रकार प्रदर्शित की। धर्मांधता जो है, इसने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों का खंडन किया, मस्जिदों का निर्माण करवाया, ये तमाम प्रकार के काम किए, इससे इसकी धर्मांधता जो है प्रदर्शित होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी काम किए। आगे देखेंगे, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी 21 नवंबर 1517 को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने फारसी के ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था, तो सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा के ग्रंथों का अनुवाद करवाया था संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी किस वर्ष बनाया। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी जो बनाया था ये 1506 ईस्वी में बनाया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर उठा मतलब बैठा कर ले जाएंगे, ये कथन किसका था।
ये कथन सिकंदर लोदी का ही था। सिकंदर लोदी ने कहा कि यदि मैं अपने गुलामों को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरदार जो हैं उस मतलब सरदारों पर बहुत विश्वास करता था, तो जो है उसे अपने कंधों पर बैठा करके ले जाएंगे। ये सिकंदर लोदी का कथन था। ठीक है, आगे देखेंगे गुलरूखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविताएं लिखता था। गुलरूखी उपनाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, गजे सिकंदरी कितने इंच का होता था। गजे सिकंदरी 30 इंच का हुआ करता था, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। सिकंदर लोदी का देहांत 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी बाबर के द्वारा। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी संकालू स्वभाव का था, हठी स्वभाव था, अक्षम सैनिक थे इसके। इस कारण से क्या हुआ कि बाबर इस पर विजयी होता है और बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था सबसे पहले, तो ये भी एक कारण रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोहतास के किले पर शेर खान ने कब्जा कब किया था। रोहतास के किले पर शेर खान जो था उसने कब्जा, शेर खान यानी शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने 1538 में कब्जा किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर खान मतलब शेरशाह जब भारत का सम्राट बना तो उस समय उसकी आयु कितनी थी। तो शेरशाह जब भारत का सम्राट बना तो उस समय उसकी आयु जो थी 68 वर्ष की थी। 1540 में वो सम्राट बनता है, मतलब कि जो है गद्दी पर बैठता है भारत के। और हुमायूं जो थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, 4 लड़के थे बाबर के, और उसमें सबसे बड़े थे हुमायूं। तो बाबर जब मरने लगा तो उसने कहा था कि जो है अपने भाइयों का ख्याल रखना हुमायूं। तो हुमायूं अपने भाइयों का ख्याल रखने के चक्कर में क्या हुआ, उसने अपना राज्य को बांट दिया तीनों चारों भाइयों में। फिर क्या हुआ, इसका शासन कमजोर पड़ गया, इसके भाई इसकी मदद नहीं करने आए। शेरशाह सूरी ने फायदा उठाया, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, कई बार दौड़ा दौड़ा करके मारा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। अब हुमायूं जो है लगभग 10 साल तक एक प्रकार से इधर उधर भागता रहा, जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाता रहा, और अंतोगत्वा सीढ़ी से लुढ़कते हुए इसकी मृत्यु हो गई, सीढ़ी से गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। हर दिन हुमायूं जो था ये अलग अलग जो है कलर के कपड़े पहनता था, ज्योतिषी जो है विचारधारा का था ये, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी ये 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, शेरशाह के संबंध में किसने कहा था कि वह भारत के मुसलमान बादशाह में सबसे महान था। शेरशाह के संबंध में किसने कहा था कि वह भारत के मुसलमान बादशाहों में सबसे महान था। तो ये बुजले हेग नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रोफेसर कानून गो। प्रोफेसर कानून गो अच्छे विद्वान हैं, इतिहासकार हैं एक। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि अफगानों में महानतम प्रशासक तथा सैनिक प्रतिभा का धनी कौन था। अफगानों में महानतम प्रशासक और सैनिक प्रतिभा का धनी जो था वो शेरशाह सूरी था, अफगान शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी मृत्यु 26 दिसंबर मतलब कि मतलब एक मिनट, 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को एक प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पानीपत का युद्ध लड़ा, उसके बाद में खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और इसके बाद में लगातार युद्ध लड़ता रहा बाबर, और शासक तो बढ़िया था ही। इसके अलावा 14 फरवरी को इसका जन्म दिन पड़ता है, 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1483। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ था। बाबर का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था भाई। बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, 1519 में हुआ था। 2000 जो है सैनिकों के साथ ये एक प्रकार से धावा बोल दिया था बाजौर के किले पर, और बाजौर का किला कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद पंजाब के एरिया में भी कुछ कब्जा किया, और इस तरीके से उसका जो है भय धीरे धीरे खुलने लगा। बाद में फिर यहीं के शासकों ने, यही मतलब कि जो अलाउद्दीन मतलब ये था सिकंदर लोदी था, इसी के लोगों ने, मतलब सिकंदर लोदी बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के जो एक प्रकार से करीबी जो लोग थे, उन्हीं लोगों ने बाबर को न्योता दिया कि आओ यहाँ पर, और एक प्रकार से आता है फिर बाबर, और बाबर को यहाँ का सहयोग भी मिलता है और बाबर जीत जाता है। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष चलता रहा कितने वर्षों तक, तो लगभग जो है 10 वर्षों तक चलता रहा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी की घाटी पर स्थित था खानदेश राज्य जो है, ये ताप्ती नदी की घाटी पर स्थित था खानदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन था? अच्छा, लाहौर पर शेरशाह का अधिकार कब हो गया था? 1540 में। हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध कन्नौज में युद्ध कब लड़ा था? 1542 में लड़ा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अच्छा, खानवा का जो युद्ध हुआ था खानवा के मैदान में, वो कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला है, दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आप सभी को पता होगा, अकबर जो हैं ये दीन ए इलाही धर्म के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने दक्षिण के किस राज्य पर सर्वप्रथम राज्य किया था? तो अकबर ने दक्षिण के किस राज्य पर सर्वप्रथम राज्य किया था? तो राज्य था अहमदनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1593 की बात है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में बाबर ने किस राजपूत के साथ लड़ाई करी? तो 18 जून 1576 में युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अच्छा, ये कहा जाता है कि बाबर और महाराणा प्रताप युद्ध तो लड़े, लेकिन बाबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं गया था। मतलब अकबर, अकबर बाबर बोल रहा हूँ, अकबर जो है, अकबर आपको तो बाबर जो है देखें, बाबर का लड़का है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का लड़का है अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अकबर का लड़का कौन सा है? सलीम। ठीक है, नहीं जहांगीर, जहांगीर। और जहांगीर का लड़का कौन है? शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां का लड़का कौन है? शाहजहां का लड़का का नाम है औरंगजेब। तो ये मुख्य शासक हैं, देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और ये क्या बोलते हैं? औरंगजेब। बस इतने शासक मुख्य रूप से हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने एक प्रकार से संभाला है मुगल एम्पायर को। क्लियर? तो बाबर और मतलब अकबर और राजपूत महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का घोड़ा और उसका उनका जो भाला तलवार थी, उसके अगर एक तलवार अगर ऊपर से छोड़ देता महाराणा प्रताप, तो अकबर पूरा पूरा ऐसे कट जाता, हाथी कट जाती थी, घोड़ा कट जाते थे ऐसे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में कौन विजयी रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में जो है विजयी तो अकबर हुआ था, हालांकि राणा प्रताप जो थे वो एक प्रकार से हारे नहीं थे। राणा प्रताप पूरी सेना को, मुगल सेना को चीरते हुए निकल गए थे जंगल की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे चल रहे हैं, परीक्षा में 100% आते हैं। अकबरनामा, अबुल फजल। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था, 1565 से 1573 के बीच में बना है ये। अगला प्रश्न, अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कब गया था? तो अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गया था 1562 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अकबर 1551 ईस्वी में किस आयु में गजनी का राज्यपाल बना था? तो मात्र 9 वर्ष की अवस्था में गजनी का राज्यपाल बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चांद बीबी ने किस किले की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी थी? अहमदनगर के किले की रक्षा करते करते चांद बीबी ने अपनी जान दे दी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अच्छा, जहांगीर किसका पिता था? जहांगीर जो था ये एक प्रकार से किसका पिता था भैया? देखिए, ये शाहजहां का पिता था, ध्यान रखिएगा। राजा जहांगीर का राज्याभिषेक जो हुआ था ये 1602 में हुआ था। अकबर का पुत्र था जहांगीर, इसका सलीम नाम था। ठीक है, सलीम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अकबर बहुत प्रेम करते थे सलीम से। ठीक है, उसके जो है इसको बहुत ज़्यादा मतलब इस पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करी थी उन्होंने। ओके, नूरजहां से शादी, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अच्छा, मेहरुन्निसा या नूरजहां से शादी भी होती है जहांगीर की। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, औरंगजेब का पुत्र कौन था? औरंगजेब के पुत्र की अगर बात की, शाहजहादा मुअज्जम, शहजादा आजम, शहजादा कामबकस, लगभग 9 लड़के थे इसके। जो है औरंगजेब के कई लड़के थे, लगभग 9 के आसपास लड़के थे, जिनमें ये शहजादा मुअज्जम, शहजादा आजम शाह, शहजादा कामबख्श, ये सभी लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी, जिनमें से आजम जो था, आजम शाह, शहजादा आजम जो था, ये अच्छा संगीतकार था और ये औरंगजेब का प्रिय पुत्र हुआ करता था।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या कर दी थी? औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में होता है, ठीक है, और मृत्यु इनकी 1675 में होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, 24 नवंबर की डेट को। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था, कब? औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया था 1679 में, यानी कि 1679 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जजिया कर जो होता था काफिरों से ले आता था, ब्राह्मण वगैरह से, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे ब्राह्मण वगैरह पर, क्षत्रिय पर, इन सभी पर जजिया कर लगाते थे, ठीक है। जो हिंदू होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, मतलब अगला क्वेश्चन से, मतलब जो मुसलमान नहीं है वो काफिर कहलाते थे, काफिरों पर जजिया कर लगता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। औरंगजेब की मृत्यु हुई है 3 मार्च 1707 को। ध्यान रखिएगा इस बात को। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो गोलकुंडा पर इसने कब अधिकार किया था भैया? गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में इसने अधिकार प्राप्त किया था। बी ऑप्शन। औरंगजेब ने बीजापुर पर किस जो है वर्ष अधिकार किया था? बीजापुर पर 1686 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1687 और 86 में इन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्य स्थापित हुए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्य स्थापित हुए, बंगाल, हैदराबाद और अवध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। हैदराबाद भारत के मानचित्र में किस दिशा में है? हैदराबाद की अगर बात की तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी इस समय संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि संयुक्त में हैदराबाद राजधानी के तौर पर है, तो ये दक्षिण भारत में है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगाएंगे, दक्षिण भारत, ए ऑप्शन। हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क मतलब आसफ शाह ने करी थी, ठीक है, 1724 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है, राजपूत शैली को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? राजपूत शैली को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने किसका अंगूठा काट लिया था? शाइस्ता खां का अंगूठा शिवाजी ने काट लिया था। ये सब प्रश्न पूछा आता है। अच्छा, शिवाजी और मुगलों में प्रथम संघर्ष कब हुआ था? 1657 में हुआ था। ओके, शिवाजी बहुत विद्वान आदमी थे और उसके बाद में बहुत प्रतापी थे, शासक थे, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास जी थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और शिवाजी का ने अपना राज्याभिषेक किस पुरोहित से करवाया था? प्रश्न ये भी पूछा गया था। तो गंगा भट्ट नाम के पुरोहित से उन्होंने, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजपूत शैली को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? देखिए, राजपूत शैली में बीकानेरी शैली, जोधपुरी शैली, जयपुरी शैली, ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी शैलियाँ। अगला प्रश्न, जयपुरी शैली के चित्रों के विकास में योगदान किसका रहा है? तो देखिए, राजा जय सिंह, राजा सवाई माधो सिंह, सवाई राजा प्रताप सिंह, इन सभी का योगदान रहा है जयपुरी शैली के चित्रों के विकास में। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। मारवाड़ शैली पर आधारित मित्र, मतलब चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? चित्र यहाँ पर कर लेंगे। मारवाड़ शैली पर आधारित चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? तो भागवत पुराण, बारहमासा और रागमाला, इन सभी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राणा प्रताप सिंह चित्रकला शैली का विकास राणा जगत सिंह के संरक्षण में कब हुआ? राणा प्रताप सिंह चित्रकला शैली का विकास जो हुआ है राणा जगत सिंह के संरक्षण में हुआ है। कब हुआ? 1625 से 1652 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अच्छा, बूंदी शैली में लघु चित्र बनाए जाते थे, किस चीज के चित्र बनते थे? बूंदी शैली में कौन से चित्र बनाए जाते थे? हाथियों की लड़ाई, शिकार करते हुए शिकारी, घुड़सवार, ये सब चित्र जो है बूंदी शैली में बनाए जाते थे, और पशु पक्षियों के चित्र। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दक्षिण भारत के शासकों ने चित्रकला को विकसित किया, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? तो दक्षिण भारत के इन तीनों शहरों ने या तीनों शासकों ने चित्रकला को विकसित किया। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मध्यकाल में शिक्षण की प्रमुख संस्थाएं थी। मध्यकाल में शिक्षण की प्रमुख संस्थाओं में मदरसे और मकतब दोनों हुआ करते थे मुसलमानों की शिक्षा के लिए। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न, औरंगजेब के समय में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था?
औरंगजेब के समय में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो औरंगजेब के समय में प्रसिद्ध हिंदी कवि में महाकवि भूषण का नाम आता है, देव का नाम आता है। महाकवि भूषण ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो है मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखब उल लुबाब नाम की रचना को लिखा है खाफी खान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सगुण भक्ति के संत हैं, इनमें से बताएं। अच्छा, एक पुस्तक है शाहजहां नाम ग्रंथ, शाहजहांनामा या शाहजहां नाम, नाम का ग्रंथ किसने लिखा है? इनायत खान नाम के विद्वान ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा था मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? बाबर के काल को, अकबर के काल को, या जहांगीर के काल को, या शाहजहां के काल को? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सगुण भक्ति के संत हैं? देखिए, शंकराचार्य जो हैं ये सगुण भक्ति के हैं। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में, मृत्यु 820 ईस्वी में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा रामानुजाचार्य की अगर बात करें तो ये भी सगुण भक्ति संत हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य भगवान राम के संप्रदाय से, शंकराचार्य शंकर भगवान के संप्रदाय से हैं। वैसे शंकराचार्य का मतलब शंकर शैव धर्म का नहीं होता, ये संपूर्ण एक प्रकार से मतलब वेदांत के एक प्रकार से अद्वैत वेदांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। रामानुजाचार्य की बात की तो विशिष्टता द्वैतवाद दिया इन्होंने। 1017 में इनका एक प्रकार से जन्म होता है, 1137 में मृत्यु होती है। लगभग 120 वर्षों तक एक प्रकार से रामानुजाचार्य ने धार्मिक प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी को आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी के सबसे जबरदस्त कवि, सबसे बड़े कवि, सबसे महान कवि, सबसे विख्यात कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि रहे तुलसीदास। सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा दुनिया का, मतलब दुनिया का क्या, सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की वैसे तो महाभारत है, जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखा, लेकिन हिंदी में अगर देखें तो एक प्रकार से सब इनके टक्कर का कोई कवि नहीं था। उनका नाम था गोस्वामी बाबा तुलसीदास। तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1511 ईस्वी में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मृत्यु 1623 ईस्वी में इनकी होती है, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी ये सभी कवि सगुण भक्ति शाखा से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सगुण भक्ति से रिलेटेड है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन से संबंधित थे? देखिए, नामदेव भी महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। नामदेव का जन्म हुआ था 1270 ईस्वी में। ठीक है, 1350 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, रामदास की बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए बढ़िया संत हैं, और दासबोध नाम का ग्रंथ भी रामदास ने लिखा। 1608 में इनका जन्म होता है, 1682 में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा, रामदास जी की। महाराष्ट्र के ही बढ़िया संत हैं। एकनाथ की बात की जाए तो एकनाथ भी महाराष्ट्र के ही संत है। 1533 में इनका जन्म हुआ और 1599 में इनका देहांत हो जाता है। तो ये सब संत बड़े फेमस है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे बन सकता है, इसलिए मैंने जन्म वनम भी बता दिया आपको। आगे देखेंगे, फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक जो हैं वो शेख बदरुद्दीन हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, यहाँ पर समानंद गलत होगा, रामानंद कर लेंगे। रामानंद, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो हैं, रामानंद का जन्म कब हुआ था? रामानंद जी का जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ पर 1299 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक देव की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी भैया, फटाफट से आप बताएंगे। गुरु नानक देव की मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी गुरु नानक देव की, इनकी मृत्यु हुई थी भैया 1539 ईस्वी में। ठीक है, 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु हुई थी। 70 साल लगभग ये जीवित रहे थे गुरु नानक देव जी। 15 अप्रैल 14 जो है को इनकी डेट पड़ती 14, मतलब जन्म की 1469 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1469 में जन्म होता है और मृत्यु 1539 में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करतार पाकिस्तान में। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था ये 18 फरवरी 1486 को इनका जन्म होता है। मृत्यु 14 जून को होती है 1534 में चैतन्य महाप्रभु की। इनका जन्म नवद्वीप में हुआ था, नवद्वीप पड़ता है बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अच्छा नवद्वीप अब मायापुरी के नाम से या मायापुर के नाम से विख्यात है बंगाल में। अगला प्रश्न, लाहौर में सूफी मत का प्रचार किसने किया था? लाहौर में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया था अबुल हसन हुजबेरी ने। किसने किया था? अबुल हसन हुजबेरी ने
लाहौर में सूफी मत का प्रचार किया था। लाहौर पाकिस्तान वाला लाहौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसाधारण में हजरत दाता गंग के नाम से प्रसिद्ध थे। जनसाधारण में हजरत दाता गंग के नाम से प्रसिद्ध विद्वान जो थे उनका नाम था अबुल हसन हुजवेरी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1143 ईस्वी में। 1 फरवरी की डेट को इनका जन्म हुआ था। 15 मार्च को इनकी डेथ हुई है 1236 ईस्वी में। अजमेर में इनका एक प्रकार से देहांत हुआ है। और इनका जन्म तो ऐसे हुआ था पर्सिया में, पूर्वी पर्सिया में एक जगह पड़ती है सिस्तान नाम की। सिस्तान नाम की जगह जो कि पूर्वी पर्सिया में पड़ती है, वहीं पर 1143 में 1 फरवरी की डेट को मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। बड़े अच्छे चिश्ती संप्रदाय के एक प्रकार से ये संत रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन था। अमर सिंह, मान सिंह, जय सिंह या रूप सिंह। तो जहांगीर के समय मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था अमर सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर मिलेगा, लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो आपके विश्वविद्यालय का हुआ है पिछले वर्ष यानी 2022 का और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा 2023 वाली प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएंगे सारी चीज़, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किस वर्ष किया था। तो जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था, कब किया था भैया, 1611 ईस्वी में विवाह किया था। अच्छा, नूरजहां की अगर बात की जाए तो नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे भी पूछा था कि जो जहांगीर का मतलब नूरजहां का असली नाम क्या था, तो उसका नाम था मेहरुन्निसा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। खुसरो उसका नाम था, खुसरो खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न, जहांगीर ने मेवाड़ के साथ संधि कब करी थी। 1615 में करी थी, ये प्रश्न भी बना हुआ है। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1602 में हुआ था। जहांगीर किसका पिता था। तो खुर्रम, खुसरो, शाहजहां, इन सभी के पिता हैं जहांगीर, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, जहांगीर किसका एक प्रकार से लड़का था, तो अकबर का लड़का था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं परीक्षा में, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था। शाहजहां, नूरजहां जहांगीर की पत्नी है, और जहांगीर और नूरजहां से जन्म हुआ था किसका, शाहजहां का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि शाहजहां के बचपन का नाम जो था, उसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था शाहजहां के बचपन का नाम, खुर्रम इसके बचपन का नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, और खुर्रम जो था इसकी अगर बात की है तो खुर्रम खां ये शाहजहां का ही नाम था। ओके, खुर्रम। और शाहजहां की अगर बात की है तो इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, अभी आगे चल करके शाहजहां का जन्म की बात मैं करूंगा। हालांकि शाहजहां के बचपन का नाम की अगर बात की तो खुर्रम नाम था, ठीक है। और इसकी माता का क्या नाम था। शाहजहां की माता नूरजहां नहीं थी, उनकी माता का नाम था जोधाबाई, ठीक है। जगत गोसाई जो है और जहांगीर का मतलब जहांगीर का पुत्र था। जोधाबाई जहांगीर की वाइफ थी, लोग अकबर को लेकर के बताते हैं कि वो, और ठीक है, हालांकि वो एकदम सही बात नहीं है। अकबर से जहां जोधाबाई का विवाह नहीं हुआ था, राजा उदय सिंह की पुत्री थी। राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक थे। राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, जिनका नाम था जोधाबाई, ठीक है। तो ये जहांगीर की पत्नी थी, उन्हीं का लड़का था शाहजहां, ये बात ध्यान रखिए, यानी कि अकबर के लड़के की वाइफ थी जोधाबाई। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था। शाहजहां का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 5 जनवरी, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात की जाए तो इसकी मृत्यु 22 जनवरी को हुई थी, 22 जनवरी। और 1666 का समय था, उस समय इसकी मृत्यु हुई थी 1666 में, ठीक है। आगरा फोर्ट में यानी आगरा के किले में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, शाहजहां की माता का क्या नाम था।
शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई यानी जोधाबाई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाहजहां की बेगम का प्रारंभिक नाम क्या था? शाहजहां की बेगम का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शाहजहां की बेगम का जो प्रारंभिक नाम था उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो थी वो शाहजहां की वाइफ थी, उनका प्रारंभिक नाम था। और यही अर्जुमंद बानो बेगम को आप लोग जानते होंगे मुमताज़ के नाम से। मुमताज़, मुमताज का नाम सुना होगा शाहजहां, ठीक है। मुमताज शाहजहां ने क्या बनवाया था? आगरा का किला बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में। मुमताज अपने 14वें पुत्र को जन्म देते हुए जो है कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। मुमताज, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लोग प्यार की निशानी बताते हैं शाहजहां और जो है मुमताज के एक प्रकार से प्रेम को। अब आप सोचो, शाहजहां की और भी बीवियां थी और भी पत्नियां थी, तो प्रेम करने के केवल वही एक मिले हैं कि प्रेम की निशानी है। आगरा लोग जाते हैं ताजमहल लेकर के और उसको रखते हैं अपने घर में और प्रेम की निशानी बताते हैं। फिर 2-3 साल बाद या 1 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है और खिसियाए हुए घूमते हैं। तो ये शाहजहां जो था, ये इसकी पत्नी थी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम का ही नाम था मुमताज, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खुर्रम, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम नाम था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, विवाह 1612 में हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध कब विद्रोह किया था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो इसने 1622 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां का पिता कौन? जहांगीर। शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो आगरा के सिंहासन पर बैठा था 24 फरवरी 1628 को। यहाँ पर 4 फरवरी लिखा है, 4 फरवरी या 24 फरवरी आप मान सकते हैं। तो 24 कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। कहीं कहीं पर 24 है, कहीं कहीं पर 4 है, तो ए ऑप्शन। दोनों मिले, जो भी मिले आप जान जाइएगा, ठीक है। 1628 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने इतने प्रश्नों को देख लिया, लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही वीडियोज़ मैं लगातार आपको देता रहूँगा।